Hello friends, today we will solve question number 5 in dissolution of the partnership firm. डिसोल्यूशन में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट का जो एसेट्स एंड लायबिलिटी का बैलेंसेस जो होता है वो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं और जो भी एसेट या लायबिलिटी वो दो तरीके से जाती है। या तो उसको हम कैश करवा लेते, मतलब कैश से बेच देंगे, या फिर कैश हम पे कर देंगे, या फिर कोई पार्टनर उसको पे करेगा। बस इतना ही है ये पूरे चैप्टर में, बराबर। तो देखो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्रीज ही है, मगर हम यहाँ पर पूरा समझेंगे कि कैसे बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा और रियलाइजेशन में से कैसे कैश या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। मैंने पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बना के रखा है, बराबर। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन लिख के रखा है पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको तुरंत पता चले। ठीक है, देखो पहले मैंने पूरा लिख के वीडियो बनाया था, बहुत लंबा हो गया था, तो अभी मैं पूरा लिख लिया हूँ और जो भी यहाँ पर समझना है हमें उसी पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, देखो नंबर 1 फर्स्ट यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ हमें जनरल एंट्री करनी है। ये आप रफ वर्क कर सकते हो, जितने भी अकाउंट्स मैंने बनाए हैं कहाँ से कहाँ एंट्री लेके जाना है, क्या करना है, तो उसके लिए आपको वो रफ वर्क करना है। बाकी तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, रेजिफोलियो, डेबिट और क्रेडिट, पूरा आपको बनाना है। ठीक है, देखो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ 56,000। देखो बुक वैल्यू का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू ऑलरेडी है, कितना था इसका, 56,000। नो अमाउंट इज़ रियलाइज कुछ भी नहीं हुआ, मगर ये गुडविल का जो भी बैलेंस है वो बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ये यहाँ से सिर्फ ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सिंपल, रियलाइजेशन टू गुडविल। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज्ड। मतलब बैलेंस शीट में ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स है जो 8 लाख और 2 लाख से है, बराबर, 8 लाख एंड 2 लाख, सॉरी मैं 80,000 एंड 20,000 बोला शायद पहले। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 1,50,000 रियलाइज्ड फ्रॉम देम, और उसमें से रियलाइज़ हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से ये जो लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है उसका बैलेंस यहाँ से हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये दोनों यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि रियलाइज़, यहाँ पर क्या हुआ है, रियलाइज़ हुआ है। तो जैसे ही ये रियलाइज़ होता है तो इसकी दूसरी इफेक्ट हम बिल्कुल सामने करेंगे। ये रहा, बाय कैश और बैंक, जो भी अमाउंट रियलाइज़ हुई है वो अमाउंट लिखी यहाँ पे 9 लाख एंड 1,50,000, उसका टोटल कर लिया। अब देखो जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा हमने, क्या लिखा, डेबिट साइड, टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड टू इन्वेस्टमेंट। तो जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। जो अमाउंट है यहाँ पर वही 8 लाख एंड 2 लाख, तो वही अमाउंट लिया हमने यहाँ पर 8 लाख एंड 2 लाख। ओके, उसके बाद जब ये रियलाइज़ हुआ उसकी सेकंड एंट्री होगी, यहाँ से यहाँ की जो इफेक्ट है। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। ये लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट अलग से एंट्री में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अमाउंट है डायरेक्टली इसका जो टोटल है वही जाएगा। इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें कहीं भी लैंड एंड बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन कितना, जो टोटल अमाउंट है 10,50,000। ओके, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है थर्ड, टोटल असेट ऑफ द फर्म आर 2 लाख, आउट ऑफ विच 40% ऑफ द करंट असेट इंक्लूडिंग कैश ऑफ 10,000 बुक वैल्यू इज रियलाइज। मतलब इसमें ये लिखा है कि जो टोटल असेट है वो है 2 लाख, उसमें से 40% जो है वो है करंट असेट,
इसका मतलब ये होता है कि अगर करंट एसेट 40% है तो बाकी का जो 60% है वो है आपका फिक्स एसेट। तो पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो क्या होगा 60/40 अगर मैं 2 लाख का करूँ तो आता है 1,20,000 एंड 80,000। मगर करंट अकाउंट में ऐसे लिखा है कि करंट अकाउंट इंक्लूड्स 10,000 रुपीज़ कैश, तो मैंने इसको यहाँ पर अलग कर दिया है कि अदर करंट एसेट यहाँ पर ये रही 70,000 और कैश ये रहा 10,000। ये 60/40, मगर 40% में ये दोनों आ जाता है, करंट एसेट एज वेल एज कैश। ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है हमें, देखो कैश अकाउंट जो है ना वो कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है ये, सिर्फ ये दो जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद यहाँ पर बुक वैल्यू इज़ रियलाइज्ड ऐसा लिखा है, मतलब जो अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पर रियलाइज हुई है। ठीक है, अब एंट्री आपको पता है क्या होगा, सिंपल, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स टू करंट, रियलाइजेशन टू फिक्स टू करंट। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र हुआ उसमें रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश एंड बैंक, तो एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये थर्ड। उसके बाद हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें लिखा है गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक। इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में तो गुडविल है ही नहीं, मतलब बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिया है, बट पर उसके बाद क्या लिखा है, बट 50,000 आर रियलाइज, मगर फिर भी 50,000 रियलाइज हुए, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ नहीं गया, मगर फिर भी जब रियलाइज होता है तो पैसा तो आया, तो उसकी इफेक्ट सामने तो गई, तो एक ही एंट्री आएगी, कौन सी, कैश एंड बैंक की। कितना रियलाइज हुआ, 50,000, 50,000 रुपये आए, तो क्या एंट्री होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो यहाँ पर गुडविल कहीं पे नहीं आई एंट्री में, है ना, क्योंकि यहाँ पर थी ही नहीं। ओके, उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे हाँ, फिफ्थ नंबर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर हैज टेकन ओवर। अब देखो यहाँ पर रियलाइज नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, लैपटॉप है, तो पहले तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो पहली इफेक्ट आएगी यहाँ से यहाँ की, और फिर इसे कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन में यही हो रहा है, कोई भी एसेट है वो यहाँ से यहाँ आ रही है, और उसके बाद या तो कैश या तो फिर पार्टनर, दो ही इफेक्ट होगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, पहला एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप 35,000, मगर पार्टनर कितने में लेके गया उसको, पार्टनर ये 35,000 का जो लैपटॉप है वो लेके गया 25,000 में। तो देखो अब ये लैपटॉप कहीं नहीं आएगा, मगर किसका अकाउंट आएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और वो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितने में लेके गया, वो गया 25,000 में। अब आपको लगेगा 10,000 का क्या हुआ, वो हमें नहीं देखना, हमें तो जनरल इंटरेस्ट से मतलब है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये 10,000 का क्या हुआ। ठीक है, याद रखना कि ये 10,000 का क्या हुआ, ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसके झमेले में जाएंगे ना तो काफ़ी कुछ गड़बड़ करोगे कि फिर 10,000 की इफेक्ट क्या हुई वगैरह वगैरह, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 इतना सिंपल था, तो फिर मैंने इसका वो अकाउंट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि इसमें ना रियलाइजेशन अकाउंट है ना कुछ, बराबर। 6th जो है उसमें लिखा है, पार्टनर हैज़ एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज श्रीमती 40,000 विच वॉज गिवन टू द फर्म। फर्म को 40,000 रुपया किसी पार्टनर की श्रीमती जी ने दिए थे, वो डायरेक्टली पार्टनर ने बोल दिया वो मैं फोड़ लूँगा, आप टेंशन मत लो। फर्म को क्या बोला पार्टनर ने कि वो मैं फोड़ लूँगा, आप मत टेंशन लो, तो इसमें फर्म बीच में आता ही नहीं है। श्रीमती को लोन किसको देना है, पार्टनर को, सीधा एंट्री हो गया, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लोन था, 40,000, उसमें ना रियलाइजेशन आया ना बैलेंस शीट आया, कुछ नहीं, सीधा इफेक्ट। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th में क्या लिखा है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज नाउ पेएबल 30,000, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। देखो इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है ना, देखो लाइबिलिटी इस साइड आती है, वो रिकॉर्डेड ही नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ, मगर वो आएगी नहीं तो फर्स्ट एंट्री तो होगी ही नहीं। मगर लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो पे तो करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें लिखा भी नहीं है कि पे किया है, मगर हमें तो ईमानदारी से पे कर देना है। हम तो अकाउंटेंट है भाई, हमें तो एंट्री से मतलब है। कितना पेमेंट करेंगे हम, यहाँ से यहाँ पर एंट्री गई तो 30,000, जितना भी वो पेमेंट बाकी था वो 30,000 हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, सिंपल 30,000 रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, सिंपल एंट्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में यहाँ पर, हाँ अब देखो जो मैंने बताया था ना कि वो 10,000 का क्या हुआ, वो जो 10,000 है वो या तो प्रॉफिट या फिर लॉस के रूप में आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्लोज करने पे मिलता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज एंड लोन ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, सरप्लस ऑफ असेट इज 1,20,000। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में सारी लाइबिलिटी और असेट्स सब कुछ डिस्पोज करने के बाद जो बचा, वो सरप्लस एसेट का बचा, वो कितना बचा, 1,20,000। ठीक है, फिर क्या हुआ, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी इज 5:3:2, तो उनको सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही जो भी प्रॉफिट या सरप्लस हम इसको बोलेंगे उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यहाँ पर दिया है 5:3:2, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,20,000 को। तो इफेक्ट क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं दिया है तो हमने कैपिटल या फिर करंट दोनों भी लिख सकते हैं। जहाँ भी कैपिटल लिखोगे, सिर्फ कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं, कैपिटल ऑब्लिक करंट लिख सकते हो। ठीक है, 1,20,000 है, 60,000, 36,000 एंड 24,000 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत ही सिंपल चैप्टर है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9th है, मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 2 लाख। बराबर, मतलब 2 लाख रुपए से मशीन यहाँ पर डिस्क्लोज है, तो सबसे पहले ये क्या होगा, यहाँ से आएगा ये यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, 2 लाख बुक वैल्यू इज रियलाइज, तो बुक वैल्यू रियलाइज हो गई, सिंपल है। क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन एंड कैश एंड बैंक टू रियलाइज, सिंपल, रियलाइजेशन टू मशीन एंड कैश एंड बैंक टू रियलाइज, 2 लाख, सिंपल। ओके, यस, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी सिंपल था, इसलिए इसमें भी कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें भी देखो कितना सिंपल था, वन पार्टनर हैज़ एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक डिसोल्यूशन प्रोसीजर। डिसोल्यूशन जो प्रोसीजर है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई पार्टनर ने ले लिया, कितने में लिया, 20,000 में, डिसाइड टू पे रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट पहले ही डेबिट हो गया, क्योंकि जितना भी हमें वो पे करना होता है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। तो किसको पे करना था, पार्टनर्स को पे करना था, मगर इसमें क्या लिखा है, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सॉरी, हाँ क्वेश्चन 10 है, यस। उसके बाद लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम हीज पेड इज 12,000 रुपीज़ पे कर दिया। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट हमें कितना पे करना था, सिर्फ 20,000, उसमें से कैश एंड बैंक कितना पे कर दिया हमने, 12,000, तो कितना बाकी बचा, सिर्फ 8,000, तो वो यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में डाल देंगे। ये सिंपल था, मगर ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है कि ये कहाँ से कहाँ गया पता नहीं चलेगा। ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या लिखा है, देर आर डेटर्स 120 एंड क्रेडिटर्स 60 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब डेटर्स 1,20,000 है और क्रेडिटर्स कितने हैं, 60,000। ठीक है, ये है।
अगर जो है तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, मतलब लायबिलिटी और असेट दोनों दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद होता क्या है, पूरा चैप्टर ही क्रॉस का है। ये डेटर्स जो है उसमें यहाँ पर लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, और यार फिर से वो आ गया, सॉरी, हाँ, उसमें लिखा है वन पार्टनर हैज़ टेकन डेटर 20% देन द बुक वैल्यू, 20% कम से ये लेके गया डेटर्स को। कौन, कोई पार्टनर लेके गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिटर्स के लिए क्या लिखा है, क्रेडिटर्स के लिए लिखा है एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को एक्सेप्ट कर दिया पेमेंट, मतलब एज इट इज़। बस ये जो क्रॉस किया है ना, बस वही जनरल एंट्रीज है। बस यहाँ पर क्रॉस करते जाओ, जनरल एंट्रीज डालते जाओ, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ना। देखो सबसे पहले डेटर्स यहाँ से यहाँ आया तो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन टू डेटर। जब क्रेडिटर्स यहाँ से यहाँ आया तो एंट्री क्या हुई, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। उसके बाद जब पेमेंट हुआ, कोई पार्टनर लेके गया तो क्या हुआ, डेटर्स कौन लेके गया, पार्टनर लेके गया, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट का क्या होगा, क्रेडिट। तो पार्टनर्स टू रियलाइजेशन। और जब क्रेडिटर्स कोई पार्टनर लेके गया तो इफेक्ट क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 60,000 एज इट इज। ओके, एंड लास्ट वन दैट इज 12th। इसमें हमें बताया कि कोई रिजर्व्स है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर रियलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन आरबीआई इज 3:1। आरबीआई 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो दिया है 3:1। अंडरटेक टू डिस्पोज द फॉलोइंग बैलेंसेस, दैट इज जनरल रिजर्व 18,000। देखो जनरल रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड होता है। उसके बाद है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है लॉस, जो एसेट साइड आता है, ठीक है, वो है 12,000। एंड थर्ड है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड वो है 18,000। तो ये है, और ये तो हम वैसे भी थर्ड स्टेप में करते ही थे, है ना। दोनों चैप्टर्स में किया हमने, एडमिशन और रिटायरमेंट, ठीक है। सिंपल, ये दोनों को क्या करना है, हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर। कौन से रेशियो में, जो रेशियो दिया है 3:2:1। एक ही तो रेशियो इसमें दिया होता है और तो कोई ज़्यादा करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, जो जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ से बराबर। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आरबीआई, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड टू आरबीआई। मगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, आरबीआई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से रेशियो में, 3:1, ठीक है। इतना सिंपल चैप्टर है ये, ठीक है।